हेलो बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे और उसमें किसी भी पॉइंट चार्ज पे अदर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस द्वारा जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कैलकुलेट करना सीख रहे थे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बट उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग और देखोगे कितना सीखे हो। क्वेश्चन क्या है बेटा? इन स्पेस you have group of point charges ए बेटा है, पॉइंट चार्ज ए है, इसका पोजीशन क्या है ए कामा जीरो कामा जीरो और चार्ज क्या है बेटा प्लस क्यू। दूसरा चार्ज है बी, पोजीशन है जीरो कामा ए कामा जीरो, चार्ज है माइनस क्यू। तीसरा है पोजीशन क्या है बेटा जीरो कामा ए और चार्ज है प्लस ड्यू टू दिस चार्जेस फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज सी कामा ए प्लस क्यू। क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ सॉल्व करोगे, कठिनाई होती है होने दो, कठिनाई फेस करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही सिस्टम को यूज करो, सफिशिएंट टाइम लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ही आगे देखना। ठीक, आई होप तुम लोग किए होगे ऐसा। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ाना चाहते हैं बेटा? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, यहां पे ले लो जेड एक्स। ठीक, इन स्पेस हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज है। पहला ए पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे चार्ज क्या है Q1 है। दूसरा क्या है, और इस ए का जो पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा, पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना है बेटा? वो है R1। दूसरा चार्ज बी है, दूसरा चार्ज क्या है बेटा बी है और इसका पोजीशन बी और इस पे चार्ज Q2 है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है बेटा, जो ये दोनों जो चार्जेज हैं Q1 और Q2 जो पॉइंट चार्जेज है बेटा, वो क्या करेंगे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स किसके अलांग होगा बेटा? इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलांग होगा। फोर्सेस हमेशा क्या होगा? इस लाइन ज्वाइनिंग के अलांग ही होगा। और ये दोनों फोर्सेस क्या है पॉजिटिव है, ए बी प्लस क्यू है, ए बी प्लस क्यू है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम एक फोर्स की बात करेंगे बेटा, फोर्स अप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज Q1 on Q2
क्या है बेटा, इसको किस नाम से जानेंगे, F21, यानी फोर्स अप्लाई ऑन 2/1, यानी चार्ज 1 द्वारा चार्ज 2 पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो F फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 1 ऑन 2 F21 किसके बराबर होगा बेटा, तो पहले इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2 4πε0 कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस, समझो ए क्या है, अगर इसको वेक्टर क्या मान ले, ए बी मान ले, वेक्टर ए बी, तो इसका फोर्सेस का जो डिस्टेंस होगा इन दोनों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, का स्क्वायर लेंगे, तो यानी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, डायरेक्शन इसी का डायरेक्शन होगा, तो यानी ए बी वेक्टर के का डायरेक्शन का क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी कैप। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ पे देखो ए बी कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर ए बी कैप, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बी। यही क्या होता है, कैप ए बी होता है, यूनिट वेक्टर इन ए बी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, F21 इक्वल टू Q1 Q2 4πε0 ए बी स्क्वायर पहले से है, एक बी एक आ गया, कितना हो गया, ए बी मॉड का क्यू और डिवाइड बाई ए बी। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। अब यहां पे देखो जो वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए बी यानी वेक्टर बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। वैसे भी देखें, अगर वेक्टर ए वेक्टर R1 प्लस वेक्टर ए बी किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों वेक्टर, यानी अगर वेक्टर ए बी लिखेंगे तो वेक्टर ए बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही हो जाएगा वेक्टर ए बी। तो ये ए बी हो गया। अब बेटा अब क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2/1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 4πε0 वेक्टर ए बी को क्या लिखेंगे बेटा, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, ठीक। ये क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है बेटा। ये किस फोर्स को दिखाता है, चार्ज 1 द्वारा, यानी Q1 चार्ज द्वारा जो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या, यही क्या है, F21, ठीक। तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, सेम टाइम पे Q2 भी क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, F12। और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर F21 इतना है तो F12 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, Q1 Q2 4πε0। यहाँ पे वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर हो जाएगा R1 माइनस R2 और इसी का मॉड हो जाएगा बेटा R1 माइनस ये जो फोर्स का फॉर्म है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब बेटा ये जो दोनों फॉर्म लिखे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है बेटा,
वो किसके वजह से है, दोनों सेम नेचर का। चार्जेस क्या थे बेटा चार्जेस हमेशा Q1 और Q2 क्या थे, Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर। ये जब लिखा गया है जब Q1 और Q2 दोनों क्या हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है बेटा, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको उसको हायर स्टडी के लोगों ने लिखा है। यानी वो लोग लिखे हैं जिनको 12th क्लास के टीचिंग का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, या फिर वो हायर स्टडी के लोग हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं 12th क्लास के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के तकलीफ को नहीं समझ पाए। तो हमेशा क्या किए हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन को यूज किए हैं। अगर किसी लड़के को अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है तो अपना कॉन्फिडेंस या इंटरेस्ट लूज करता है। अदरवाइज जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है बेटा, बहुत अच्छी है, मच मच बेटर देन 11th क्लास एनसीईआरटी। बट थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसको रीड करके ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा प्रीवियस क्लास में जो प्रॉब्लम दिया गया था ये वाला, इसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। इसको मैं अभी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ सीखने के बाद सॉल्व करूंगा बेटा। देखो, तो क्या दिया गया था, 3 चार्जेस दिए गए थे। पहला ए, पोजीशन क्या था, A, 0, 0 था। यहाँ पे क्या चार्ज था, Q। दूसरा जो था 0, A, 0 था, चार्ज -Q था। तीसरा था C, 0, 0, A था, और यहाँ पे चार्ज कितना था, Q। Q का मतलब +Q। एक पॉइंट चार्ज D था, और इस पॉइंट चार्ज D का पोजीशन क्या था, A, A, था, और यहाँ पे चार्ज क्या था बेटा, +Q0 चार्ज था। अब इसके वजह से फोर्सेस कैलकुलेट करने थे। चलो, अब यहाँ पे ए चार्ज द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा, ऐसे लाइन ज्वाइन के लॉन्ग लगेगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा बेटा, एफ। डी किसके द्वारा लग रहा है, ए द्वारा। और इन तीनों फोर्सेस का जो सम होगा वही क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। अगर इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये क्या होगा, एफ डी बी। अगर इस फोर्स की बात करें बेटा तो ये क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये क्या होगा, एफ सी डी। ठीक, और इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, कूलॉम लॉ सीखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला फोर्स लिखे एफ डीवी। एफ डीवी किसके बराबर होगा बेटा, चार्जेस Q0 4πε0 सब में कॉमन। अब वेक्टर लिखना पड़ेगा बेटा, तो R2 - R1, इसमें से इसको घटाना था, ये क्या हो जाएगा, 0 I कैप + A J कैप + A K कैप। ये वेक्टर हो गया। अब इसका क्या लेंगे, मॉड लेंगे। तो यहाँ पे A² √2, और उसका क्यूब √2, A का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 2√2 A क्यूब। ए क्या हो गया, एक फोर्स हमें मिल गया। इसी तरह तीनों फोर्सेस लिखेंगे, एफ बी डी डी बी Q0 4πε0 2√2 A। ये कॉमन होगा। वेक्टर का साइन देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे चार्ज भी क्या है, निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव आएगा फिर उसको निगेटिव कर लेंगे। तो इसमें से इसको घटाए तो क्या आ गया, A+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -AI कैप 0 J कैप -A K कैप, और उसका मॉड तो यही आएगा, एफ सी डी
क्यू नॉट 4πε0 2√2 ए क्यूब। तो सब में कॉमन वेक्टर देख लेते हैं। साइन ए आई कैप ए जे कैप 0 के कैप होगा। अब इन सब का रिजल्टेंट देखेंगे बेटा। एफ रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? तीनों फोर्सेस को क्या कर लेंगे? वेक्टरली सम कर लेंगे। तो वेक्टरली सम करो तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट 4πε0 2√2 ए क्यूब। यहाँ पे देखो 0i माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस कट गया, यानी 0i कैप जे। यहाँ पे देखो जे कितना है? ए जे 2 ए जे कैप, सॉरी यहाँ पे 0 जे 2 ए जे। जीरो माइनस ए प्लस है। यहाँ पे आई जे के में 0 0 आ गया। यहाँ से 2a से 2a को काट सकते हैं। ए से 2 से 2 काट दिए, ए से ए के काट दिए, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे एफ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो गया बेटा? क्यू नॉट 4πε0, या फिर ऐसे लिख लें 4√2 πε0 एक स्क्वायर हो गया है, ये पूरा कट गया है और ये जे का। यही क्या होगा बेटा? आंसर होगा। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम की मदद लेके हम आसानी से क्या किए? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिए क्यू नॉट पे। ठीक, एक क्वेश्चन और फाइंड करो। इन क्वेश्चन क्या है? इन स्पेस यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस ए ले लें। ए क्या रहेगा? ए कामा 0। बी ले लें और चार्ज कितना है बेटा? क्यू। बी क्या लें? 0 ए चार्ज माइनस क्यू। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। पोजीशन क्या है क्यू नॉट का? 0,0,0, यानी ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। चलो बेटा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। दो चार्जेस है, ए कितना है? ए कामा 0 क्यू है। बी कितना है? 0 कामा ए माइनस क्यू है। और एक चार्ज सी है बेटा। सी का है 0,0,0 और चार्ज क्यू नॉट है। अब इस पे जो फोर्स की बात करेंगे तो ए क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ सी ए। एक ए फोर्स क्या होगा बेटा? इस लाइन ज्वाइनिंग के अलावा अट्रैक्शन होगा, और ये क्या हो जाएगा? एफ सी बी। और इन दोनों का वेक्टर सम निकाल देंगे तो हमें नेट फोर्स पता चल जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ एफ सी ए क्यू नॉट 4πε0। वेक्टर देखो, इसमें से इसको घटाओगे बेटा, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप और 0 के कैप। और इसका क्या ले लेंगे? मॉड लेंगे तो 2√2 का ए क्यू हो जाएगा।
सिमिलरली अगर एफ सी बी लिखें तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइन को यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 i कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, और इन सब का मॉड लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे भी 2√2 a³ हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ रिजल्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। चलो वैल्यू बताओ, यहाँ पे देखो माइनस ए आई, जोड़ोगे तो माइनस ए आई कट जाएगा, क्या आ गया बेटा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√2 a³ तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए आई कैप, जे से जे कट गया, प्लस के कैप प्लस ए से काट देंगे तो यानी ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख लें, 8√2 पाई एप्सिलॉन नॉट a² माइनस आई कैप प्लस ठीक। चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, इस पे चार्ज है क्यू, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ए पे, पॉइंट ए से डिस्टेंस यहाँ पे चार्ज है 4Q। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिफाइन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग A and B find and define a distance of a point on line A and line joining A and B from point A where if a point charge placed, जहां पे पॉइंट चार्ज प्लेस किया जा रहा हो, इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। क्वेश्चन हो गया बेटा, इसी में दूसरा पार्ट करना, रिपीट द यूर प्रॉब्लम। if point A
हैव माइनस क्यू चार्ज। चलो इन दोनों क्वेश्चन को करो बेटा, खुद से करने के बाद ही सोल्यूशन देखना है। कह रहा है कि फाइंड एंड डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी फ्रॉम पॉइंट ए वेयर इफ ए पॉइंट चार्ज प्लेस इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। कह रहा है कि इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग वो पॉइंट फाइंड करो जहां पे कोई भी फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो उस पर जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे या जीरो फोर्स लगे। चलो यहाँ पे क्या था, एक क्यू चार्ज है और पॉइंट ए है और यहाँ से ए डिस्टेंस पे पॉइंट बी है, इस पे जो चार्ज है 4q है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए है और ए, इसी लाइन के अलांग अगर यहाँ से कुछ दूरी r पे अगर कोई चार्ज रखे क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स देखो, ए भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ए भी पॉजिटिव चार्ज, कोई क्यू प्लस चार्ज रखे बेटा तो इस पे फोर्स इस फोर्स द्वारा लगेगा और ये भी क्या करेगा, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल पे एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लगे तो क्या वो उस पे नेट फोर्स जीरो कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे भी कोई पार्टिकल रखे, अगर यहाँ पे भी कोई पार्टिकल रखे तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यानी ए वाला कंडीशन तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा पॉइंट चार्ज कहाँ होगा, इसके बीच में ही कहीं होगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है और कितने डिस्टेंस पे, ए से एक एक्स डिस्टेंस पे, तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ए माइनस एक्स, क्योंकि पहले से ही ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए। अब उस पर क्या कर दें, नेट फोर्स जीरो कर दें। तो नेट फोर्स जीरो कर, इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा बेटा, क्यू 4q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू नॉट कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, 4 ए माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको उस साइड करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 4x स्क्वायर, या इसको इधर लिया है तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको इधर लिया है 3x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बन गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देखो। यानी 3a क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस माइनस, यानी क्या ले लिए यहाँ पे 3x अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x प्लस a, और यहाँ पे क्या माइनस a कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x प्लस a इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी कितना कितना आ रही है बेटा, x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू क्या आ रहा है a/3। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, माइनस ए का मतलब क्या हो गया, इधर जो पॉसिबल नहीं है तो हमारा ए वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो x इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, x इक्वल टू किसके बराबर होगा a/3।
3 पे। यानी ये जो पॉइंट है ए से कितना दूरी पे है बेटा, a/3 के डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स क्या लगेगा, एफ नेट क्या लगेगा, 0 लगेगा। ठीक, अब दूसरा कंडीशन इसी में दिया हुआ है, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या किया, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ लिए थे ना, तो यहां पे देखो फिर से फिगर बना, यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है बेटा, अब दिया कि ये चार्ज -q है और यहां से a डिस्टेंस पे जो पॉइंट B है इस पे चार्ज कितना है, +q है। अब देखो बेटा, अब इस लाइन ज्वाइनिंग से यहां पे कोई चार्ज रखते हैं Q0, अब यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं Q0 + Q0, तो ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो Q है, या तो ये इस पे जो +q फोर्स लग रहा है, +q द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, तो यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इस फोर्स की मात्रा और घटती जाएगी। यानी ये क्या करेगा, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा कि पीछे आएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इसके बीच में इस Q0 चार्ज को रखते हैं तो ये कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके द्वारा रिपल्सन फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्शन फोर्स भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी ये तो इधर जाके इससे चिपक जाएगा, तो इस पे नेट फोर्स 0 हुआ नहीं हुआ, ये वाला भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर Q चार्जेस है, Q0 चार्ज है, तो इस पे अट्रैक्शन फोर्स इधर और रिपल्सन फोर्स इधर, तो ये कंडीशन क्या हो सकता है, इस पे नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यानी ये दोनों कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है, यानी चार्ज क्या होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इस पे नेट फोर्स अगर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो पहले ये वाले फोर्स देखेंगे, एफ मान लो, अगर इसको सी मान लो, FCA, और ये क्या हो जाएगा, FCB, दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर देंगे। तो दोनों को बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पहले इस पे इसके वजह से फोर्स निकालें, इसके वजह से इस पे फोर्स निकालें, तो क्या हो जाएगा, Q0 4πε0, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, x मान लेते। अब यहाँ से Q कर 4πε0 को 4πε0 यानी 1/f², वैसा ही प्रॉब्लम बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x² + a² + 2ax, ये क्या हो गया, इसमें घटेगा तो 3x² - 2ax - a² = 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, 3x कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया, प्लस है तो ये क्या हो गया, x - a, यहाँ पे प्लस a कॉमन ले लिए तो x माइनस, यहाँ से आ गया, क्या आ गया बेटा, x - a = 0, 3x - + a = 0। तो यहाँ से आया x = a
यक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि यहाँ से ए वाला पॉइंट ए तो पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ से क्या हो गया यक्स इक्वल टू माइनस ए बाई थ्री, यानी यक्स इक्वल टू ए बाई थ्री दूरी पे रहेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से यक्स इक्वल टू माइनस ए बाई थ्री दूरी पे रहेगा। तो इस फोर्स पे, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक, तो यही इसका तो बच्चों आप लोग क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के बारे में सुना होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल पॉइंट मास या पार्टिकल की बात करें, उस पर जितने भी फोर्स लगते हैं बेटा, सारे फोर्स क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास करते हैं, तो उन फोर्सेस का टार्क नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल या पॉइंट मास is to be in equilibrium if the net force on the point mass क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई रिजिड बॉडी है बेटा, अगर रिजिड बॉडी है तो उस पर क्या होता है कि सारे फोर्सेस तो कंकरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए कि नेट फोर्स एज वेल एज नेट टार्क मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में भी सुने होंगे, 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम के बारे में सीखते हैं बेटा। पहला बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट। तो पहला क्या है बेटा, पहले पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। कब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है बेटा, फॉर पॉइंट मास, और इसको बोल सकते हैं पार्टिकल is to be in equilibrium net force on the particle must be, यानी कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहे तो उस पर क्या होना चाहिए बेटा, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी वो पार्टिकल क्या करेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ए रिजिड बॉडी, a rigid body is to be in equilibrium if net force as well as net torque must be 0। यानी रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, एफ नेट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एज वेल एज टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी वो बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक, दूसरा चीज है बेटा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ
तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम तीन तरह के होता है बेटा इक्विलिब्रियम। पहला पहला क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा अनस्टेबल। तीसरा न्यूट्रल। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, थ्री टाइप के होते हैं। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे बेटा, पहला कौन सा पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा कोई ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें किसी भी पार्टिकल को या रिजिड बॉडी को थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दें, उसको क्या कर दें, डिस्टर्ब कर दें, तो हमेशा क्या करता है, अपने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन को प्राप्त करने की या गेन करने की कोशिश करता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, सपोज करो ऐसे सरफेस है, और यहाँ पे सबसे जो निचला पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट मास है ऐसे एम मास। अब इस पे कोई फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब किया गया, थोड़ा डिस्टर्ब करके हम इसको कहाँ पे ला दिए बेटा, इसी को डिस्टर्ब करके हम इस पोजीशन पे ला। तो ये क्या करेगा, अगर ये स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस कैसा है बेटा, स्मूथ। अगर ये सरफेस स्मूथ है बेटा, जब इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे ला दिए, तो ये क्या करेगा, ये फिर नीचे जाएगा कि ऊपर ही चला जाएगा, ये यहीं पे रुक जाएगा कि ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा, ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा। या फिर अगर इसको इस डायरेक्शन में अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो भी क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन को ही गेन करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है बेटा, अगर ये पॉइंट मास है, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो रिस्टोरिंग नेचर का है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे एक कोई रॉड है और यही इस पॉइंट पे क्या है, रॉड हिंज है, यहीं पे क्या है, हिंज है। अगर इसको हम लोग डिस्प्लेस करके ऐसे इसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन में ला दें, अगर इसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन में ला दिए और फिर इसको छोड़ दिए बेटा, तो ये क्या करेगा, ये यहीं रुक जाएगा कि वापस जाएगा, ये फिर से अपना क्या करेगा, ओरिजिनल पोजीशन गेन करेगा। ये फिर क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, और इस पे जो फोर्स या टॉर्क लगेगा वो क्या करेगा, जो इसका इनिशियल पोजीशन था, यानी इक्विलिब्रियम वाला जो पोजीशन था, वहीं पे लाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक सरफेस है और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है बेटा। यहाँ पे क्या लगा है, एक स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग से एक मास m ऐसे जुड़ा हुआ, और ये क्या है, अपने नेचुरल स्प्रिंग क्या है, अपने नेचुरल लेंथ पे। अब ये इक्विलिब्रियम में है, अब इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग डिस्टर्ब किए, जो ए पार्टिकल उसको डिस्टर्ब करके कहाँ ला दिए, यहाँ पे ला दिए। तो स्प्रिंग में ये एक्स एक्सटेंशन हुआ, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा बेटा, के एक्स लगेगा। और ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को या इस मास को कहाँ ले जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा, यानी इसको अपनी तरफ पुल करेगा। अगर इसी को डिस्टर्ब करके यहाँ पे ला दिए बेटा, अगर इसी मास को डिस्टर्ब करके यहाँ पे ला दिए, इसको क्या किए, इतना एक्स डिस्प्लेस कर दिए, तो फिर क्या करेगा, इस पे फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, के एक्स। यानी ये दोनों फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, जो क्या कर रहा है, पार्टिकल को अपने ओरिजिनल पोजीशन में पे
मूव करने के लिए फोर्स कर रहा है, यानी ये सारे फोर्सेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्सेस है। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इसको अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बेटा, एक कंडीशन क्या है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो पार्टिकल या बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, मिनिमम होती है। इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं बेटा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, चलो तो इस चीजों को लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, इन बारे में लिखेंगे बेटा, व्हेन ए सिस्टम, when a system is slightly disturbed from its stable equilibrium position, when a system is slightly disturbed from its stable equilibrium position, then net force and torque has tendency to restore to its ओरिजिनल पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, वेन ए सिस्टम इज स्लाइटली डिस्टर्ब, यानी अगर ये सिस्टम है बेटा, अगर इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर रहे हैं कहाँ, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इस पे जो नेट फोर्स या नेट फोर्स कैसा हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, नेट रीस्टोरिंग फोर्स एंड टॉर्क हैज टेंडेंसी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो इस पे जो टॉर्क या फोर्स लगेगा बेटा, इस रॉड को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम potential energy of system is minimum when it disturb, जब ये डिस्टर्ब होगा then potential energy of system always increases। ठीक बेटा, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इसके 3 एग्जांपल हो गए, 1 2 3। ठीक, अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा बेटा, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले लिख लेते हैं या फिर आप लोग लिख लो, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल देखेंगे। व्हेन सिस्टम इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स unstable equilibrium
then it then it further disturbs, then it बेटा ऐसा इक्विलिब्रियम जिससे क्या करे, किसी सिस्टम को थोड़ा भी डिस्टर्ब करे तो क्या हो जाए, और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा किसमें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। स्लाइटली डिस्टर्बेंस इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है बेटा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई इस प्रकार का इक्विलिब्रियम है बेटा, अगर ये कोई ऐसे ले ले, स्फीयर ले ले, सॉरी अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, पॉइंट मास है, यहाँ पे m मास का है, और एक कोई कर्व सरफेस है, अगर यहाँ से इसको स्लाइटली ऐसे मूव कर दे, यहाँ पे ऐसे इसको मूव कर दिया गया, तो ये क्या करेगा, यहीं पे पड़ा रहेगा, ये यहीं पे स्थिर रहेगा, ये यहीं पे स्थिर नहीं रहेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ अगर डिस्टर्ब कर दिया गया बेटा, तो ये यहीं पे स्थिर नहीं रहेगा, ये फर्दर क्या करेगा, नीचे की तरह स्लाइड कर जाएगा। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। या फिर ऐसे ले, अगर कोई रॉड है और ऐसे इस पोजीशन पे क्या है, रॉड ऐसे हिंज है, यहीं पे हिंज है, और इस कंडीशन में है, बिल्कुल वर्टिकल कंडीशन में है, तो ये क्या है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा बेटा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, ये रोटेट करने के लिए फ्री है। ऐसे वर्टिकल कंडीशन में है तो इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, लेकिन इसके इक्विलिब्रियम को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया गया तो ये क्या करेगा, पूरा फर्दर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है। तीसरा है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या है, न्यूट्रल when a system is slightly disturbed from its neutral equilibrium, then it maintains its disturbance। ऐसा इक्विलिब्रियम बेटा जिसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें तो वो अपने डिस्टर्बेंस को मेंटेन रखता हो, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज in this, potential energy does not change
इट्स डिस्टर्बेंस, या फिर ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर बेटा कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, इसको क्या किया गया, ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, इसको क्या किया गया, डिस्टर्ब कर दिया गया। इसको डिस्टर्ब करके कहाँ ला दिया गया बेटा, यहाँ पे ला दिया गया। अभी भी ये क्या करेगा, इसी पोजीशन में बना रहेगा। ए न तो फर्दर डिस्टर्ब और ज्यादा डिस्टर्ब होगा, न तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम, जिसको आप लोगों को समझना जरूरी था। अब क्वेश्चन करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे इसका यूज करते हैं, उस चीज को देखेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस each carry प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्रत्येक पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, फिक्स्ड एट पॉइंट ए क्या बेटा, -a, 0 एंड बी a, 0 रिस्पेक्टिवली। ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट प्लस क्यू चार्ज placed at origin then write the nature of इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या करना है बेटा, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम लिखना है। फर्स्ट क्या है, इफ इट इज constrained to move only in x axis या along x axis। दूसरा, if it is constrained to move along y axis। चलो इस क्वेश्चन को करो बेटा, और इसमें एक और क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन हो गया, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। क्या, रिपीट द एवर प्रॉब्लम along y axis। रिपीट द एवर प्रॉब्लम if charge at origin is negative। चलो ये दो क्वेश्चन है बेटा, सिस्टम को खोज करो, सफिशिएंट टाइम लो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखना। ठीक है, आई होप कि तुम लोग सिस्टम खोज किए होगे और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए होगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देख रहे हो। ठीक, तो कह रहा है बेटा 2 पॉइंट चार्जेज है ना, अगर ये ओरिजिन है बेटा 0, 0 और यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेज है, ये क्या, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस,
2 पॉइंट चार्जेस कहाँ पे है? पहला पॉइंट चार्ज है यहाँ पे -a, 0 पे है, और ये कितना है? q है। यहाँ पे है a, 0 पे, और ये क्या है? q पे है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि जो q चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव q चार्ज है, वो क्या है? एक्स एक्सिस में ही मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, बाध्य है। तो जैसे ही यहाँ से इस पे डिस्टर्बेंस होगा, हालांकि यहाँ पे है, जैसे ही यहाँ से यहाँ ये डिस्टर्ब होके आएगा बेटा, तो यहाँ पे देखोगे क्या लगेगा? तो यहाँ पे इस यहाँ पे अगर एक चार्ज आया बेटा, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा लेते हैं। सपोज करो ये यहाँ पे आ गया चार्ज, ये है इसी एक्सिस पे, हम यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, इसका अट्रैक्शन इधर की तरफ, इधर पास आ गया तो थोड़ा ज्यादा, और इसका अट्रैक्शन इस साइड थोड़ा कम लगेगा। यानी ये चार्ज क्या करेगा? फिर इधर मूव करेगा बेटा। अगर यहाँ पे, अगर ये इस साइड में अगर यहाँ पे डिस्प्लेस होके आता, तो ये वाला फोर्स क्या करता? ज्यादा लगता, और ये वाला फोर्स क्या लगता? कम लगता। यानी फिर इसमें टेंडेंसी क्या हो जाती? इधर मूव करने की हो जाती। तो एक किस प्रकार के इक्विलिब्रियम में है बेटा? तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पार्टिकल है वो किसमें है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब चलो दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ पे ओरिजिन है, ये हम अपना क्या है? वाई एक्सिस है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे पॉइंट चार्जेज, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे -a, 0 a, अब यहाँ पे देखो जो Q चार्ज है बेटा, यहाँ पे क्या Q चार्ज है, इसको डिस्प्लेस करके हम कहाँ पे ले गए? इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले गए। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज का इधर, और इस वाले चार्ज का जो फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर यहाँ पे अगर ये ठीक है, ये जो फोर्सेस आ रहे हैं इसके वजह से एफ ए भी लग रहा है। अगर ये बेटा ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? यानी ये भी क्या हो जाएगा? ये दोनों एंगल क्या है? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी दोनों थीटा क्या होगा? एंगल दोनों सेम हो जाएगा। अगर इस फोर्सेस को तोड़े तो इधर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। और इस ऊपर वाले डायरेक्शन में इसका भी कास थीटा, ये क्या हो जाएगा? 2f कास थीटा। यानी इस जो चार्ज अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा बेटा? ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। तो ये क्या करेगा? ऊपर चलते चला जाएगा कि रुक जाएगा, वापस आएगा? ये क्या करेगा? इस डायरेक्शन में चलते चला जाएगा। यानी इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे बेटा? ये दूसरा आंसर क्या हो गया बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब चलो तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन 2 क्या था? रिपीट द एबव प्रॉब्लम जब ये चार्ज क्या हो? निगेटिव हो। ठीक है, तो उसको भी आगे लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा क्या है, उसी प्रॉब्लम को रिपीट करना, तो ये हमारा क्या ओरिजिन है 0 0, और यहाँ पे ये क्या है? क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। यहाँ पोजीशन क्या दिया था? -a, 0 ए था, और यहाँ पे बी था। ए क्या था? a, 0 और बी। और इसी पॉइंट पे क्या था? क्यू चार्ज था बेटा। यहाँ पे कौन सा चार्ज था? क्यू चार्ज है, पॉजिटिव, सॉरी इस बार निगेटिव चार्ज है। और तो अगर इस चार्ज को यहाँ से थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस कर देते बेटा, जैसे इस चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस किए तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा? बढ़ जाएगा, और इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
यानी इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इधर ही मूव कर जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल इस क्यू चार्ज की तरफ मूव मूव कर जाएगा, यानी थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्टर्ब किए तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्या किया, भाग गया। तो इस प्रकार के ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पहला हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे अगर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू, अगर ये कंस्ट्रेंट किस डायरेक्शन में है, ये हमारा ले लेते हैं वाई डायरेक्शन, ये क्या है एक्स डायरेक्शन। अब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है बेटा, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। अब सपोज करो इस चार्ज पार्टिकल को यहां से मूव करा के यहाँ, तो अब इस यहाँ पे क्यू चार्ज इस लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू और यहाँ पे एक क्यू चार्ज लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ऐसे अट्रैक्शन फोर्स। यानी ये अट्रैक्शन फोर्स अगर इसको तोड़े तो बेटा इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एफ कास थीटा। तो यहाँ पे एफ साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर इसी चार्ज पार्टिकल को हम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करके देखें, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है बेटा, तो तब भी क्या करेगा, जो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है क्यू चार्ज वो क्या करेगा, इसी मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। तो दूसरा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है बेटा, अगर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल, अगर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो फोर्स हमेशा जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, वो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब भी कोई थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो हमेशा क्या करेगा, जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस करते हैं तो ये क्या करेगा, इसी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। यानी यह तो तय है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी पार्टिकल को या बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो वहां पे क्या होगा, हमेशा ऑसिलेशन तो होगा ही होगा। अगर ये ऑसिलेशन बेटा अनडैम्प्ड है, अनडैम्प्ड का मतलब है कि बार बार अपने पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, पीरियाडिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, अगर कुछ स्पेशल कंडीशन लगा आ जाए बेटा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टार्क है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, तो उस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम बोलेंगे। यानी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी भी पार्टिकल या बॉडी को थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं तो ये तो तय है कि वो ऑसिलेट करेगा। अगर ये ऑसिलेशन अनडैम्प्ड है, अब बार बार पार्टिकल अपने पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को रिपीट कर रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे, पीरियाडिक मोशन बोलेंगे, क्योंकि बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन जो उस पे रीस्टोरिंग फोर्स या टार्क अपने डिस्प्लेसमेंट या फिर कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाए तो और रीस्टोरिंग रहे, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम बोलेंगे। ठीक है, चलो तो यहीं पे हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं बेटा, आगे का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।